students, welcome to our channel NCERT Adda. In previous lecture we had completed up to conservatism in Europe. Today we are going to start from the revolutionaries. So let's start the chapter. चलिए अब हम बात करते हैं द रेवोल्यूशनरीज़ की। हमने कंजर्वेटिज्म रिज़ाइन में पढ़ा कि पूरे यूरोप में 1815 में जो कांग्रेस हुआ था वियना का, उसमें क्या हुआ है, कंजर्वेटिव जो रिजीम है वो क्या हो चुका है, पूरा सेटअप हो चुका है। यानी लोग क्या हैं अब वहाँ पे किसको फॉलो कर रहे हैं, मोनार्की को फॉलो कर रहे हैं एंड सेंसरशिप है हर जगह एंड उस चीज़ को अपोज करना अलाउड नहीं है। तो अब क्या होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यू मिडिल क्लास रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खुले में अपोज करना गवर्नमेंट को अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सीक्रेट सोसाइटीज़ के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट इनके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। जितने भी रेवोल्यूशनरीज़ हैं उनको ट्रेन करना, स्प्रेड देयर आइडियाज़ ऑफ रेवोल्यूशन, और उनका जो आइडिया है रेवोल्यूशन करने का जो तरीका है उसको स्प्रेड करना और किस तरह से रेवोल्यूशन किया जाता है उनको ट्रेन करना। सेकेंड, टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी। मेन इंपॉर्टेंट जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको क्या करना है, लड़ाई लड़नी है किसके लिए, अपनी फ्रीडम के लिए और अपनी लिबर्टी के लिए। टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वॉज कि उनको अपोज करना है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। इस वजह से बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं यूरोप में आते हैं। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक बहुत ही छोटा बच्चा होता है इटली का, जिसका नाम होता है जूसेप मजीनी। ठीक है, इटालियन रेवोल्यूशनरी होता है और जब ये रेवोल्यूशन करता है उस टाइम पे इटली नाम का कोई किंगडम नहीं होता है, इटली नाम का कोई नेशन नहीं होता है, पैचवर्क्स होते हैं किंगडम के एंड रूलर्स के। चलिए अब बात करते हैं, उनका जन्म होता है 1807 में। 1807 में एट द एज ऑफ 24 की एज में वो क्या करते हैं, सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, बहुत अर्ली एज में वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं और 24 साल की उम्र में उनको एग्जाइल कर दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है। क्यों? 1831 में उन्होंने क्या किया था, बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन लिंगुरिया। ठीक है, और इनका जो जन्म होता है वो कैरबॉन्ड्री में होता है 1807 में। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बहुत छोटी उम्र में क्या कर रहा है, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, नेशन स्टेट को बनाने के लिए क्या कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। अब ये क्या करते हैं, जब इनको एग्जाइल किया जाता है उसके बाद में ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म करते हैं, यंग इटली मार्सेल्स में जो कि फ्रांस में है एंड यंग यूरोप इन ब्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनका जो ऑब्जेक्टिव था सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाने का, उसके पीछे इनका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली में था क्या। देखिए, जूसेफ मजीनी जो है उनको स्टार्टिंग से लगता था कि जो भी नेशन है वो भगवान के दिए हुए हैं और हम इस पे क्या नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते मोनार्की के फॉर्म में। ठीक है, इनको क्या बनना चाहिए, नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए। मोर ओवर जूसेफ मजीनी जो हैं वो ये बिलीव रखते थे कि इटली अब क्या ना रहेगा, इटली पैचवर्क के फॉर्म में नहीं रहेगा, एक किंगडम के फॉर्म में नहीं रहेगा और पूरा एक होकर इटली को क्या बनना चाहिए, एक नेशन स्टेट बनना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं जूसेफ मजीनी के इस आइडिया से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं एंड बहुत सारी जगह पे, आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड हो गया, यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते हैं एंड यहाँ पे क्या डिमांड करते हैं, नेशन स्टेट की डिमांड करते हैं। जितने भी कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं, कंजर्वेटिव रिजीम के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं बिकॉज ऑफ जूसेफ मजीनी के रेवोल्यूशन से। एंड ड्यूक मैटरनिच जो हैं उन्होंने वंस ही सेड द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जूसेफ मजीनी को उन्होंने क्या बताया है, सबसे डेंजरस एनिमी हमारे सोशल ऑर्डर का। नाउ अब हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने देखा पूरा। अब हम थर्ड फेज़ पे चलते हैं जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। और इसमें हम देखेंगे 3 इम्पॉर्टेंट नेशंस जो कि क्या होते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अब द एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1813। इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों था।
देखिए, जैसे ही कंजर्वेटिज्म अपना जो कंजर्वेटिव सिस्टम है उसको क्या करने में, सेटअप करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर लिबरल नेशनलिज्म के लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशन कर रहे हैं। आप बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे आपको यूरोप में, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, और इन रेवोल्यूशन को कैरी आउट करने वाले कौन हैं, आपके मिडिल क्लास एलीट पीपल जो कि क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, एंड दे आर मेस्मराइज्ड विद द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, with the idea of liberal nationalism, and ये लोग as a professor, as a students, as a teacher, as a industrialist काम कर रहे हैं पूरे यूरोप के अंदर। चलिए, अब एक ड्यूक मैटरनिच ने बहुत फेमस कोट बोला था कि when France sneezes, rest of the Europe catches cold। जब भी फ्रांस को एक छींक भी आती है तो पूरा यूरोप जो है उसमें क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। उन्होंने ये सरकास्टिक वे में बोला था और सेम वैसा ही होता है एक्चुअली में। फ्रांस क्या है, हर एक चीज़ का गढ़ है। कुछ भी जो चीज़ फ्रांस में होगी वो किसको अफेक्ट करेगी, यूरोप में अफेक्ट करेगी। तो पहली छींक आती है 1830 में, यानी फर्स्ट अपीवल होता है 1830 में जुलाई के अंदर। यहाँ पे जो बर्बन डायनेस्टी है जिसको रिस्टोर किया गया था 1815 में, किसके अंदर, द ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, ओवरथ्रोन कर दिया जाता है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप होती है एंड उसके हेड कौन होते हैं, लुई फिलिपाई। ठीक है, लुई फिलिपाई उसके हेड होते हैं एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो जाती है। एंड ये रेवोल्यूशन जो आपका होता है जुलाई के अंदर होता है, दैट्स वाई इस रेवोल्यूशन को हमने क्या बोला है, जुलाई रेवोल्यूशन बोला है। अब इस जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इस एक चीज़ की वजह से, वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे इस रेवोल्यूशन की वजह से बेल्जियम जो है, जो कि 1815 में किसका पार्ट बन गया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट बन गया था, वो क्या हो जाता है, अपने आप को उससे अलग कर देता है और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो घोषित कर देता है। ठीक है, सेकेंड अपहीवल आपको देखने को मिलता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, मेन जो आपको अपहीवल देखने को मिलता है अमंग इलीट पीपल ऑफ यूरोप, वो कहाँ से देखने को मिलता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से देखने को मिलता है। ठीक है, जो ग्रीस होता है वो 15th सेंचुरी से ही किसका पार्ट होता है, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होता है, जो कि एक मुस्लिम रूलर होता है। अब यहाँ पे जैसे ही आइडिया जो है पूरे यूरोप में फ्लरिश होते हैं, किसके, लिबर्टी इक्वालिटी के आइडियाज़ फ्लरिश होते हैं बिकॉज ऑफ दिस जुलाई रेवोल्यूशन। लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट नेशन की बात करना स्टार्ट करते हैं। इनको सपोर्ट मिलता है बहुत सारे ऐसे लोगों का जो कि ग्रीस के बाहर एग्जाइल में रह रहे हैं, इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं ग्रीक को, उस ग्रीक वॉर को। उसके बाद में बहुत सारे यूरोप के लोग जिनको एंशियंट ग्रीक कल्चर से क्या है, सिंपैथी है, वो भी इनको इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पोर्ट्रे करते हैं, पोएम्स लिखते हैं, बहुत सारे इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और उससे इनडायरेक्टली ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रेवोल्यूशनरी को, उनके रेज को और बढ़ाने के लिए अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, फाइनली एक पोएट होते हैं, इंग्लिश पोएट होते हैं लॉर्ड ब्रायन। जो लॉर्ड ब्रायन होते हैं वो क्या करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं अपने ही लोगों से, आसपास के लोगों से, उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वॉर में चले जाते हैं, अगेंस्ट फाइट अगेन इन द वॉर, एंड फाइनली लड़ते लड़ते बिकॉज ऑफ फीवर ही डाइड इन 1824। एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल होता है 1832 में, जिसमें ग्रीस को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द रोमांटिसिज्म इन यूरोप। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन, कि जितने भी नेशन थे यूरोपियन नेशंस, उनको एक नेशन स्टेट बनने में सिर्फ और सिर्फ वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन ने ही हेल्प नहीं किया है, बल्कि वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो किसने किया है, रोमांटिसिज्म ने किया है। लोगों ने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है अपनी फीलिंग्स को, अपने पास्ट को शेयर किया है। बहुत सारे पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने पोएम्स लिखी हैं, बहुत सारे पिक्चर्स पेंट की है। तो इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों को क्या करने में, लोगों को मोबिलाइज करने में, उनके फीलिंग को चैनलाइज करने में एक प्रॉपर पाथ में। चलिए, अब हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म की। तो रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसमें आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्या कर रहे हो, नेशनलिस्ट
सेंटिमेंट को डेवलप कर रहे हो, वो कैसे भी हो सकता है, बाय रीडिंग, बाय राइटिंग, हर एक चीज़ से वो हो सकता है। जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स रहे हैं इस टाइम के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिफ्यूज़ किया है आइडिया ऑफ साइंस को रिफ्यूज़ किया है उन्होंने। जितने भी फैक्ट्स थे उनको रिफ्यूज़ कर कर किसके आइडिया को जन्म लेने के लिए कहा है, माइस्टिक फीलिंग्स को जन्म लेने के लिए कहा है, इमोशंस को जन्म लेने के लिए कहा है, ताकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या कर सके, अपने इमोशंस को चैनलाइज कर कर जितने भी यूरोप के स्टेट्स थे जो कि इंडिपेंडेंट नहीं थे, उनको क्या हेल्प कर सके, नेशन स्टेट बनने में हेल्प कर सके। बहुत सारे रोमांटिक पोएट एंड आर्टिस्ट एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। इनका मकसद क्या था, किसी भी पोएम को लिखने के पीछे, किसी भी पेंटिंग को पेंट करने के पीछे, ये क्या कर सके, एक सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को जन्म दे सके, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज अ बेसिस ऑफ नेशन। यानी लोगों के अंदर कौन सा सेंस जो है वो अराइज हो, और शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कि हम एक कलेक्टिव हेरिटेज को शेयर करते हैं, हमारा एक कॉमन कल्चरल पास्ट है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबका कॉमन कल्चरल पास्ट है। उसके बाद में ये क्या बन सकता है, बेसिस ऑफ नेशन। बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था। उन लोगों के अंदर भी कौन से सेंटिमेंट्स डेवलप हुए थे एक रेवोल्यूशन को करने के बाद में, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जिसका मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो सेम है यहाँ पे भी, जितने भी पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका मेन मोटिव क्या है, लोगों के अंदर क्या क्रिएट करना, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। उसके बाद में अब एक बहुत सारे रोमांटिक आर्टिस्ट हुए हैं उस टाइम के, उसमें से एक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड हेडर। इन्होंने क्लेम किया है कि आपको ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो आपको कहाँ मिलेगा, कॉमन पीपल के अंदर मिलेगा। जर्मनी उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था, बट जो पैचवर्क्स थे जर्मन लोगों के, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिनको उन्होंने बोला है दास वॉल। उनके जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं, फोकलोर्स हैं, उनके जितने भी आपके प्लेज हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो आप ट्रू जर्मन कल्चर जो है लोगों का, वो डिस्कवर कर सकते हो बाय कॉमन पीपल दास वॉक। चलिए अब बात करते हैं हम लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसके अंदर, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के अंदर। जैसे कि मैं बात करूं, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, आप लोगों को सबको याद है 1815 में। तो आपको याद होगा उसमें पोलैंड को किसका पार्ट बना दिया था, रशिया का पार्ट बना दिया था। अब पोलैंड क्या रहा है, पोलैंड अब इंडिविजुअल नेशन जो है वो नहीं रहा है, मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है। पोलैंड किसके अंडर आएगा, अब रशिया के अंडर आएगा, रशियन एम्पायर के अंडर आएगा। तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही पोलैंड को रशिया का पार्ट बनाया गया तो रशिया के लोगों ने, इलीट क्लास जो थे, उन लोगों ने क्या किया, पॉलिश लैंग्वेज को थ्रो अवे कर दिया। हर जगह स्कूल्स में, चर्चेज़ में रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या होता है, 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन होता है अगेंस्ट रशियन पीपल, बट उसको भी अल्टीमेटली मिलिट्री जो है क्रश कर देती है। फाइनली जितने भी क्लर्जी के लोग होते हैं पोलैंड में, वो लैंग्वेज को क्या बनाते हैं, नेशनल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, वो लोग चर्च में, सोशल गैदरिंग्स में, सब में क्या यूज़ करते हैं, पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, टू शो देम कि हम क्या हैं, अभी भी पोलैंड का पार्ट है और हम क्या बनना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप जितनी भी टीचिंग्स करो वो किस में करो, रशियन लैंग्वेज में करो। बहुत सारे लोगों को क्या भेज दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। बहुत सारे प्रीस्ट जो हैं उनको कहाँ भेज दिया जाता है, सर्बिया भेज दिया जाता है, जिन लोगों ने मना किया था रशियन लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने लैंग्वेज को, पर्टिकुलर वर्नाकुलर लैंग्वेज को क्या यूज़ किया है, एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया है। नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए क्या यूज़ किया है, एज अ सिंबल, एज अ टूल यूज़ किया है। तो नेशनलिज्म को बनाने के लिए रोमांटिक इमेजिनेशन ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, पोइट्स ने, आर्टिस्ट ने हेल्प किया, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ने बहुत हेल्प किया, फोकलोर जितने भी हैं उन्होंने हेल्प किया। जैसे हम इंडियन नेशनलिज्म पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि आपका जो नेशन था उसमें बहुत सारे पोइट्स हुए हैं, तो उन्होंने कैसे हेल्प किया नेशनलिज्म को बनने में। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम इसका, लास्ट जो है आज का टॉपिक वो पढ़ते हैं, हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हमें याद है कि जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था। जुलाई रेवोल्यूशन के बाद में अब क्या होता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश होने के बाद में यूरोप में 1830 वाला एक ईयर होता है, 1830 से
वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, हंगर, हार्डशिप्स एंड धीरे धीरे छोटे छोटे रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप का इकोनॉमिक जो फेज़ है वो कैसा चल रहा है, यूरोप में भी इकोनॉमी कैसी है। ग्रोथ, इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप। इन 1830s धीरे धीरे राइज होने लगता है इकोनॉमिक हार्डशिप का यूरोप के अंदर। An enormous increase in population all over the Europe। अब आप देखोगे इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट में पॉपुलेशन ग्रो करती है, किसके अंदर, यूरोप के अंदर। उसके बाद में देयर वर मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट। जितनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है उससे ज़्यादा जॉब सीकर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवर क्राउडेड स्लम्स, लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, और जैसे ही माइग्रेशन होता है तो लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, ओवर क्राउडेड स्लम्स क्रिएट कर देते हैं सिटीज़ के अंदर। लोग झुग्गी झोपड़ी में रहना स्टार्ट करते हैं।